प्यारे बच्चों, तो हमने अपने 7वें पाठ बुरा पत्थर में क्या क्या देखा है, क्या क्या पढ़ा है, उसके बारे में आपको एक बार संक्षेप में बता दें। आपने इसका सुलेख लेखन लिख ही लिया होगा और इसका पठन अभ्यास मैंने करने के लिए कहा था कि कम से कम आपको 2 बार इस पाठ का पठन अभ्यास करना है। मुझे यकीन है कि आपने ये कर लिया होगा। और एक मैंने फॉसिल बनाने के लिए कहा, तो आपने उसको भी बना लिया हो। एक बार मैं चीज़ों को लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हमने एक पेज सुलेख लेकर लिखा है। इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद आपने किया है, ये तो लिखित काम हो गया, एक पठन अभ्यास आपने किया है, ये लिखित। उसके बाद पठन अभ्यास के बाद में आपने शब्दार्थ और मुहावरे लिखे। शब्दार्थ, उसके बाद आप एक ही मुहावरा था पाठ में, मुहावरा। उसके बाद आपने एक चित्र बनाया है, चित्र था फॉसिल का। मैंने आपको याद आ रहा होगा, ये चित्र आपने फॉसिल का चित्र बनाया था। ये थे लिखित कार्य। अब आ जाते हैं हम लोग जो मौखिक में आपने पाठ का 2 बार पठन अभ्यास किया हो। मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि पाठ का पठन अभ्यास, यह मौखिक है, पठन अभ्यास। तो अगर हम कहें तो ये हमारे गृह कार्य है। इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। पढ़ने में आपने पठन अभ्यास किया है पाठ का कम से कम 2 बार। अब आ जाते हैं लिखित में, जो हम नोटबुक में किया करते हैं। आपने एक पेज सुलेख लेखन लिखा है, पाठ से ही शब्दार्थ मुहावरे लिख के याद किया है आपने। शब्दार्थ को लिख के याद किया है। और मुहावरा हमारे पाठ में बस एक ही था, फूला न समाना। इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना, बहुत प्रसन्न होना। फूला न समाना का अर्थ होता है बहुत खुश होना या बहुत प्रसन्न होना। उसके बाद चित्र आपने बनाया। ये चित्र हमने किसका बनाया था? फॉसिल का बनाया था। बहुत सरल सा होता है फॉसिल या जीवाश्म। आपने याद होगा, आपको एक पत्थर बनाया था और पत्थर में किसकी आकृति थी? फर्न की। तो फर्न की आकृति कैसे होगी आपको पता ही है। तो बच्चों ये किसकी था? ये फॉसिल था। फॉसिल को हिंदी में जीवाश्म कहते हैं। तो इसके नीचे आपको फॉसिल लिख देना। तो बहुत आसान से तरह देखा कितनी आसानी से बन गया। ये पत्थर की तरह ही होता है और इस पे आकृति होती है। हम इसके नीचे लिख भी देते हैं फॉसिल, ताकि आपको दुविधा ना हो। तो ये था हमारा लिखित कार्य अब तक, जो आपने पूरा कर लिया होगा। सुलेख लेखन, शब्दार्थ, मुहावरा, चित्र किसका था? फॉसिल का था। फॉसिल में फर्न की आकृति होता है। फॉसिल क्या था? पत्थर का होता है और उसके बीच में फर्न की आकृति थी। अब हम अपने पाठ के आगे चलते हैं, मौखिक प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब हमें अपने मौखिक प्रश्न करने हैं। तो ये वाला पाठ का पढ़ने के बाद अब आपको पाठ पूरी तरह से समझ आ चुका है। अब आपको पता है किस प्रश्न का उत्तर किस पेज में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और आप आसानी से
बिना देखे भी प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। सुनंदा भूरा पत्थर कहाँ से लाई? तो हमने पाठ में देखा, सुनंदा जब स्कूल से लौट रही थी तो ये पत्थर चट्टान से टूटकर नीचे गिरा था और बहुत दिनों से इधर उधर ठोकरें खा रहा था, क्योंकि पत्थर लोग साधारण पत्थर उसको मानकर या साधारण पत्थर जानकर उसके तरफ नहीं ध्यान देते थे और वह ऐसे ही सड़कों पर पड़ा रहता था। एक बार जब सुनंदा स्कूल से लौट रही थी तो आप जानते हैं बच्चे वो किसी भी चीज़ को गेंद बना लेते हैं। तो उसने देखा कि अरे पूरा पत्थर कुछ अलग है और लगभग गोल था, तो उसको ठोकरें मारते हुए धकेलते हुए उसे लेके अपने घर पे आ गई। तो भूरा पत्थर कहाँ से लाई थी? सड़क से। हमारे जो पाठ में जो बताया गया है कि वो पत्थर, अगर आपने कभी पहाड़ी सड़क देखी हो तो इसका एक बड़ा अच्छा अनुभव आपको होगा कि जो पहाड़ी सड़क होती है उसके ऊपर पहाड़ होते हैं, चट्टानों को काट के बनाया जाता है और जो चट्टान होते हैं वर्षा से, धूप से ये सब टूटते रहते हैं, वह टूटते रहते हैं और वो सड़क पे ही गिर जाते हैं। वर्षा से, हवा से, आंधी से, धूप से वो कमज़ोर होते हैं, टूटते हैं और सड़क पे ही गिर जाते हैं। और सड़क से जो लोग गुजरते हैं कभी कभी वे उसको ठोकर मारते हैं, गिराते हैं। तो इसी तरह से सड़क से ही आया। भूरा पत्थर कहाँ से लाई थी? सड़क से लाई थी। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, सुनंदा भूरा पत्थर कहाँ से लाई थी? सुनंदा भूरा पत्थर स्कूल से लौटते समय सड़क से लाई थी। सुनंदा भूरा पत्थर कहाँ से लाई थी? सुनंदा भूरा पत्थर स्कूल से लौटते समय सड़क से लाई थी। तो लाने का इसमें तरीका नहीं पूछा गया है कि ठोकर मारते हुए लाई थी कि उठा के जेब में रख के लाई, ऐसी बात नहीं। तो जितना पूछा जाता है हम उतना ही उत्तर देते हैं। सुनंदा भूरा पत्थर कहाँ से लाई थी? सुनंदा भूरा पत्थर सड़क से लाई थी। सड़क से लाई थी। या सुनंदा स्कूल से लौटते समय सड़क से भूरा पत्थर लाई थी। तो उत्तर ये भी सही है। सुनंदा भूरा पत्थर स्कूल से लौटते समय सड़क से लाई थी। पत्थर को चैन की सांस क्यों आई? हमने पाठ में पढ़ा बच्चों, चैन की सांस मतलब निश्चिंत हो जाए। यहाँ पे चैन की सांस का क्या अर्थ कहा गया है? निश्चिंत हो जाए। पत्थर जब चट्टान से गिरा था, हजारों या लाखों साल से वो अंदर बंद था, चट्टान के अंदर फंसा हुआ था, बंद था, क्योंकि वह जीवाश्म था। जब वह चट्टान से सड़क पे गिरा तो उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दी, क्योंकि सड़क पे बहुत से पत्थर पड़े थे, लेकिन ये पत्थर, पूरा पत्थर, ये पत्थर ना होकर के फॉसिल था, जैसा कि हमें पता है जीवाश्म था, और यह इधर उधर लक्ष्यहीन बन के घूम रहा था। पाठ में भी बताया है, पत्थर बहुत दिनों तक सड़क पे ऐसे ही पड़ा रहा, कभी इधर से उधर जाता था, जैसे किसी का लक्ष्य ना हो, जैसे किसी का लक्ष्य ना हो, तो बिना लक्ष्य के वह घुमा करता था। लेकिन एक दिन सुनंदा, जो कि एक छोटी सी लड़की थी, स्कूल से लौट रही थी, उसने उसे गेंद समझा या खेलने के लिए उपयुक्त समझा, क्योंकि वो पत्थर गोल था। ठोकर मारने पे
गेंद की तरह वह आगे बढ़ रहा था और वह ठोकरों से ही धकेलते धकेलते उसे अपने घर तक ले आए। तो वो पत्थर अब घर पे आ चुका था। अब वो अपनी, कह सकते हैं, उसका लक्ष्य था, अपने मंजिल तक पहुंच चुका। इसीलिए वह चैन की सांस ले। चैन की सांस का यहाँ पे निश्चिंत हो जाना। कहते हैं कि जब व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो उसे शांति मिलती है, वो चैन की सांस लेता है। नहीं तो अपने काम में लगा रहता है ताकि वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो यह बात पत्थर के लिए भी कही गई है। क्या कही गई कि जब पत्थर सुनंदा के घर पे पहुंचा तो उसे चैन की सांस क्यों आई, हमें ये बताना है। क्योंकि वह अब निश्चिंत हो गया था कि अब उसे घर मिल चुका। पत्थर अब निश्चिंत हो चुका था कि अब उसे घर मिल चुका है। अब उसे इधर उधर बिना लक्ष्य के दूसरों की मर्जी पर नहीं भटकना पड़ेगा। तो इसका उत्तर हम लिखते हैं और डिस्कस करते हैं, चर्चा कर रहे हैं। ख, पत्थर को चैन की सांस क्यों आई? पत्थर को चैन की सांस आई क्योंकि वह सुनंदा के घर में पहुंच चुका था। अब वह निश्चिंत था। पत्थर को चैन की सांस क्यों आई? पत्थर को चैन की सांस इसलिए आई क्योंकि वह उसे अब घर मिल चुका था। तो बच्चों, किसी तरह से भी इसका उत्तर हो सकता है, सभी उत्तर सही हैं। तो देखो, मैंने 3-4 तरह के अभी उत्तर आपको बताए हैं और सभी के सभी सही हैं। तो फिर से एक बार इसको देखते हैं। पत्थर को चैन की सांस क्यों आई? पत्थर को चैन की सांस आई क्योंकि उसे एक घर मिल गया, या उसे सुनंदा का घर मिल गया। अब उसे लक्ष्यहीन इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। पत्थर को चैन की सांस क्यों आई? पत्थर को चैन की सांस आई क्योंकि अब उसे सुनंदा का घर मिल गया था। अब उसे लक्ष्यहीन इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। तो ये हम इसका ये उत्तर लिख सकते हैं। और बच्चों, जितना उत्तर पूछा जाता है, जितना प्रश्न में पूछा जाता है, हमें उतना ही बताना चाहिए, उससे ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खासकर जब प्रश्न संक्षेप में आए। संक्षेप का अर्थ है लघु उत्तर वाले अगर प्रश्न हो, हमें छोटे में लिखना है, संक्षेप में लिखना है, तो जितना पूछा जाता है प्रश्न हम उतना ही बताते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखते हैं या बताते हैं। ग है हमारा मौखिक का ग। पत्थर को रात को कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई दी? तो बच्चे, हमने पाठ में पढ़ा, जब पत्थर घर के अंदर आ गया था, रात हुई। रात होने पे लोग बत्तियां बुझा देते हैं और सो जाते हैं। सुनंदा के घर में भी वही सब चीज़ें हुई। पत्थर ने देखा कि लोगों ने बत्तियां बुझा दी हैं और वे सो गए। अब रात को जब घर शांत होता है तो जो छोटी छोटी आवाज़ें भी होती हैं घर की, ये काफ़ी स्पष्ट सुनाई देती हैं, साफ साफ सुनाई देती है। तो कौन कौन सी आवाज़ें थी? जैसे घड़ी की टिक टिक। दिन में जो घड़ी की टिक टिक होती है वो नहीं सुनाई देती, क्योंकि वो इतनी शांत आवाज़ होती है, मध्यम आवाज़ होती है कि बाकी शोर में कहीं दब जाती है। लेकिन जब घर के सभी लोग सो रहे थे तो उस जीवाश्म भूरे पत्थर ने कुछ घर की आवाज़ें सुनी जो कि उसे अजीब सी लग रही थी। अजीब क्यों लग रही थी बच्चों? क्योंकि वो पत्थर लाखों साल से चट्टान में कैद था, हम कह सकते हैं बंद था,
उसने बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं थी, तो इस कारण से उसे घड़ी की आवाज़ जो थी अजीब लग रही थी, और वो उसको घड़ी की आवाज़ को भी ध्यान से सुन रहा था तथा समझने की कोशिश कर रहा था कि ये आवाज़ किसकी है, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है आदि। तो कौन कौन सी आवाज़ें थी पहले हम लोग पाठ से देख लेते हैं। घड़ी की टिक टिक, चूहों की भगदड़। रात को जब घर शांत होता है तो ये जो चूहे होते हैं रात को सक्रिय हो जाते हैं। कहते हैं कि चूहे रात को एक्टिव होते हैं, वो रात के ही जीव हैं। निशाचर कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में नॉक्टर्नल कहते हैं, हिंदी में निशाचर। रात को ही ये सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और घर में घूम के अपने खाने पीने की चीज़ ढूंढा करते हैं। और सुनंदा की बजती हुई नाक, आपने सुना है कि कई लोग जब सोते हैं तो उनकी नाक बजती है। तो ये 3 आवाज़, तो उस बुरे पत्थर ने इन्हीं 3 आवाज़ों को सुना था। कौन कौन सी थी आवाज़? पहली है घड़ी की टिक टिक, दूसरा है चूहों की भगदड़, और तीसरा है सुनंदा की बजती हुई नाक। जब सुनंदा सो रही थी तो उसकी नाक बज रही थी, जो कि बुरा पत्थर सुन रहा था। तो पत्थर को रात को कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई दी? पत्थर को रात को कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई दी? तो हमें जो 3 तरह की आवाज़ें सुनाई दी थी, कौन कौन? पहला था घड़ी की टिक टिक, पहली आवाज़ थी घड़ी की टिक टिक। दूसरी आवाज़ है चूहों की भगदड़। चूहे इधर से उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, उसको चूहे की भगदड़ कहा जाता है। और तीसरी थी सुनंदा के नाक की आवाज़, जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं खराटे। जब व्यक्ति सोता है, कई लोग सोते समय नाक से उनकी आवाज़ आती है, तो हिंदी में कहा जाता है कि उनकी बजती हुई नाक, या फिर आम भाषा में खराटे, आप तो जानते ही। तो इसका उत्तर क्या है? तो अब चर्चा के बाद हम इसका सटीक उत्तर लिखेंगे। पत्थर को रात को कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई दी? पत्थर को रात को कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई दी? तो लिखेंगे पत्थर को रात को घड़ी की टिक टिक, चूहों की भगदड़ और सुनंदा की बजती नाक की आवाज़ सुनाई दी। फिर से एक बार इसको ध्यान दो बच्चों। जो चीज़ पूछा जाता है हमें उतना ही देना है, उससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। खासकर प्रश्न अगर लघु उत्तर वाले हैं, या जब हमें उत्तर संक्षेप में देना हो, तो हम केवल उतना ही लिखते हैं जितना पूछा जाता है। तो ग है पत्थर को रात को कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई दी? उत्तर है पत्थर को रात को घड़ी की टिक टिक, उसके बाद चूहों की हलचल और सुनंदा की बजती नाक की आवाज़ सुनाई दी। पत्थर को रात को कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई दी? पत्थर को रात को घड़ी की टिक टिक, चूहों की भगदड़ और सुनंदा की बजती नाक की आवाज़ सुनाई दी। तो ये हमारा ग प्रश्न है, मौखिक प्रश्न। ग मौखिक, और इनको बच्चों ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब इसका लिखित रूप नहीं होता है और फिर बच्चे परीक्षा में भूल जाते हैं, गलत लिखते हैं। तो ग फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। पत्थर को रात को कौन सी आवाज़ें सुनाई दी? पत्थर को रात को घड़ी की टिक टिक, चूहों की भगदड़ और सुनंदा की बजती नाक की आवाज़ सुनाई दी। अब हम अपने घ प्रश्न पे जाते हैं।
हमारा घ प्रश्न है, घ है सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर क्यों नहीं फेंका। अब पहले हम पाठ पे आ जाते हैं। सुनंदा का दुपट्टा इस पत्थर पे, भूरे पत्थर पे रात को गिर गया था और सुनंदा अपना दुपट्टा ढूंढ रही थी। उसने फर्श पे न देखा था, उसने खूंटी पे देखा था, क्योंकि उसने अपना दुपट्टा खूंटी पे टांग के रखा था और वह पूरे घर में अपना दुपट्टा ढूंढ रही थी। दुपट्टा नीचे गिर गया था, इसके ऊपर हमारे भूरे पत्थर, और सुबह जल्दी में थी सुनंदा, तो उसने घर भर में ढूंढा। उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मेरा दुपट्टा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो उसने जब नीचे देखा कि उसका दुपट्टा खूंटी से नीचे गिरा हुआ है, तो उसने जल्दी से दुपट्टा तो उठा लिया। उसकी नज़र किस पे गई? भूरे पत्थर। तो उसने एक ठोकर, वह उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी और शायद ठोकर लग गई और वो पत्थर दरवाजे के पास जाके रुक गया। और उसी समय सुनंदा के पिताजी दरवाजे से शायद गुजर रहे थे। उनकी नज़र उस पत्थर पे पड़ी और उन्होंने उसे हाथ में उठा के बाहर फेंकना चाहा, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किसी को उस पत्थर से चोट लग जाए, क्योंकि वो जो पत्थर था वो ठीक दरवाजे के बीच में पड़ा। तो उन्होंने पत्थर को उठा के जैसे ही फेंकना चाहा, फिर क्या हुआ, वे अचानक रुक गए, क्योंकि उसके पिता एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने जब पत्थर को ध्यान से देखा तो उनको समझ आ गया कि ये तो साधारण पत्थर है नहीं, ये तो एक जीवाश्म है। और हम जानते हैं जीवाश्म बहुत अनमोल होते हैं, बहुमूल्य होते हैं। किस दृष्टि से बहुमूल्य होते हैं? वो हीरा तो था नहीं, लेकिन वह हीरे से कम भी नहीं था। जो फॉसिल होते हैं उनमें लाखों वर्ष पहले के जीवों के बारे में सटीक जानकारी देते हैं। उनकी कैसी आकृति थी, वो कैसे माहौल में रहते थे। तो ऐसी चीज़ें वैज्ञानिकों के लिए बेशकीमती होती, बहुत कीमती होती है। वो इनसे जानकारी एकत्र करते हैं, शोध करते हैं, तथा लोगों को भी ज्ञान होता है कि ये जीव लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले कैसे लगते थे, कैसे दिखते थे। तो जानकारी और ज्ञान का खजाना हो। तो जीवाश्म एक तरह से ज्ञान का खजाना होते हैं। हमें जानकारी मिलती है, वैज्ञानिकों को जानकारी मिलती है। तो इसीलिए उनके पिताजी तुरंत रुक गए। वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक की जो नज़र होती है उसमें फॉसिल पहचानने में बिल्कुल देर नहीं, और उन्होंने उस पत्थर को नहीं फेंका। उस पत्थर पे तो नहीं फेंका। और उसके बाद का तो आपको कथा पता ही है। उन्होंने सुनंदा से हथौड़ी मंगवाई, हथौड़ी से सावधानी पूर्वक उस पत्थर के पे वार किया तथा उसको शायद 2 टुकड़े में तोड़ दिया। और तोड़ते ही उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि ये तो एक फॉसिल है। उन्हें फर्न की पत्तियों की छाप, जो कि बहुत ही अच्छी थी, पूरी थी और स्पष्ट थी, दिखने लगी। तो इस कारण से उन्होंने उस भूरे पत्थर को नहीं फेंका। तो हमारा प्रश्न क्या है बच्चों, एक बार देखा जाए। घ है सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर क्यों नहीं फेंका। तो कारण यही था, ये पत्थर नहीं था, वह एक जीवाश्म था, या फिर हम कह सकते हैं वह एक फॉसिल था। इस कारण से सुनंदा के पिता ने उसे बाहर नहीं फेंका। तो इसका उत्तर है घ। सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर क्यों नहीं फेंका। सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर नहीं फेंका क्योंकि वह पत्थर फॉसिल था। क्योंकि वह पत्थर फॉसिल था।
तो हम इस तरह से भी संक्षेप में लिख सकते हैं। सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर नहीं फेंका क्योंकि वह एक जीवाश्म था। या फिर और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर क्यों नहीं फेंका? सुनंदा के पिता एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने उस पत्थर में जीवाश्म देख लिया था। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। उत्तर तीनों तरह से सब सही है। सुनंदा के पिता एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पत्थर में फॉसिल या जीवाश्म देख लिया था, इस कारण से उन्होंने पत्थर को बाहर न फेंका। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा मौखिक प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसको मौखिक रूप से करते हैं, तो इसको भी महत्वपूर्ण समझा जाए। कुछ बच्चे सोचते हैं मौखिक प्रश्न तो इसको तो लिखना ही नहीं है, ये तो पढ़ के भूल जाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी बात नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। परीक्षा में लघु प्रश्नों के रूप में आता है, तो इसीलिए मैं चलो इसको एक बार और दोहरा देता हूँ ताकि आपको ये आसानी से याद भी हो जाए। तो हम अपने मौखिक प्रश्नों को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पाठ 7 भूरा पत्थर के मौखिक प्रश्न एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। मौखिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क, सुनंदा भूरा पत्थर कहाँ से लाई थी? सुनंदा भूरा पत्थर पाठशाला से आते समय सड़क से लाई थी। सुनंदा भूरा पत्थर कहाँ से लाई थी? सुनंदा भूरा पत्थर पाठशाला से आते समय सड़क से लाई थी। ख, पत्थर को चैन की सांस क्यों आई? ख, पत्थर को चैन की सांस क्यों आई? पत्थर को चैन की सांस आई क्योंकि वह सुनंदा के घर में आ गया था। पत्थर को चैन की सांस आई क्योंकि उसे घर मिल गया था, अब उसे लक्ष्यहीन नहीं भटकना पड़ेगा। पत्थर को चैन की सांस क्यों आई? क्योंकि पत्थर को अपना लक्ष्य सुनंदा का घर मिल गया था। ग है पत्थर को रात को कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई दी? पत्थर को रात को कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई दी? पत्थर को रात को घड़ी की टिक टिक, चूहों की भगदड़ और सुनंदा की बजती नाक की आवाज़ सुनाई दी। फिर से इसको एक बार बच्चों। ग, पत्थर को रात को कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई दी? पत्थर को रात को घड़ी की टिक टिक, चूहों की भगदड़ और सुनंदा की बजती नाक की आवाज़ सुनाई दी। हमारा अगला है घ प्रश्न। सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर क्यों नहीं फेंका? घ, सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर क्यों नहीं फेंका? सुनंदा के पिता ने पत्थर में फॉसिल देख लिया था, इस कारण उन्होंने पत्थर को बाहर ना फेंका। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर क्यों नहीं फेंका? सुनंदा के पिता एक वैज्ञानिक थे और वे पत्थर में फॉसिल पहचान गए थे। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर इसलिए नहीं फेंका क्योंकि वह पत्थर फॉसिल था। सुनंदा के पिता ने पत्थर को इसलिए नहीं फेंका क्योंकि वह पत्थर फॉसिल था। तो बच्चों, इसी तरह से आप अपने मौखिक प्रश्नों को परीक्षा में भी लिख सकते हैं आने पे, और ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल होता है। आपने अगर पाठ पढ़ लिया है
तो प्रश्न उत्तर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपने पठन अभ्यास कर ही लिया है, तो अब हम अपने लिखित प्रश्नों को करेंगे। आज के लिए इतना है।